नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर मिल रही है राजधानी पटना से। पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और बेखौफ अपराधियों ने जिस वक्त गोलीबारी की उस वक्त एक राहगीर को भी पैर में गोली लग गई है। जानकारी के मुताबिक चौक थाना के मिर्चाई गली की एक घटना बताई जा रही है। घायल युवक का इलाज गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक विनोद कुमार उर्फ टेनी एक अपराधी था जिसकी हत्या की गई है। कई आपराधिक मामलों में विनोद कुमार उर्फ टेनी जेल जा चुका था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं। राजधानी पटना में मर्डर हुआ है और इलाके में सनसनी फैल गई है। युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। बेखौफ अपराधियों ने गोली मारी है और गोलीबारी के दौरान एक राहगीर के पैर में भी गोली लग गई है। चौक थाना के मिर्चाई गली की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की वो तस्वीर और उसके बाद ये तस्वीर देखिए। बताया जा रहा है कि जिसकी हत्या की गई है वो भी एक अपराधी ही था। कई आपराधिक मामलों में विनोद कुमार उर्फ टेनी जेल जा चुका था और आपसी रंजिश में ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस की टीम इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं छपरा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। बदमाशों ने गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या की है। पंचायत अध्यक्ष को गोली मारी गई। सिसई गांव में ये गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। मनोज कुमार ठाकुर बीजेपी नेता जिनकी हत्या की गई है, शाहजतपुर इलाके की घटना बताई जा रही है। मृतक मनोज कुमार ठाकुर बीजेपी के पंचायत अध्यक्ष थे जिन्हें बेखौफ अपराधियों ने मौत की नींद सुला दी है। इस बड़ी वारदात के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता मनोज कुमार ठाकुर जब सोए हुए थे तभी अपराधियों ने धावा बोला और गोली मारकर चलते बने। 2 बजे करीब में मालूम हुआ कि गोली वोली लगा है। हम लोग गश्ती गाड़ी के साथ गए और आनंद फानंद लेकर आए हैं यहाँ। तब तक यहाँ डॉक्टर साहब मृत्यु कर दी सर में। कौन है, पहचान नहीं इनकी कौन है? मनोज कुमार ठाकुर। क्या है जी, क्या है वहाँ के? वो नागरिक है वहीं के, सिसई गांव के। और इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की। सीतामढ़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ डुमरा सीओ को गिरफ्तार किया गया है। निगरानी विभाग की टीम ने सुबह से ही जाल बिछाकर रखा था और डुमरा सीओ को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ चंद्रजीत प्रकाश गिरफ्तार किए गए हैं। रिश्वत लेते हुए इनकी गिरफ्तारी हुई है। निगरानी की टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया है। कैलाशपुर स्थित आवास से इनकी गिरफ्तारी हुई। बताया जा रहा है कि निगरानी की टीम सुबह से ही जाल बिछाई हुई थी। डुमरा के रहने वाले गौरी शंकर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सीओ ने 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद 25,000 रुपए पर बात बन गई थी। सीओ चंद्रजीत प्रकाश आज पैसा ले ही रहे थे कि तभी वे जाल में फंस गए और टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं, जहां सीओ चंद्रजीत प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक यहां पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सीओ रिश्वत ले रहे थे और उन्हें रंगे हाथ निगरानी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। और इन्होंने 2 बार परिवाद भी डाला लोक शिकायत में, और दोनों बार परिवाद के एवज में जो यहाँ के तत्कालीन जिलाधिकारी थे उनका आदेश था कि यह अतिक्रमण को हटाया जाए। दोनों बार सीओ का आदेश भी प्राप्त हुआ, पर इसमें भी सीओ साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। यही यहाँ के डुमरा सीओ जिनका नाम है चंद्रजीत प्रकाश। फिर अंत में हार मानकर परिवादी ने उनसे कहा कि अगर कुछ हो जाए तो उन्होंने 50,000 की डिमांड की, लेकिन अंत में 25,000 में सेटलमेंट हुआ और आज सुबह चंद्रजीत प्रकाश 25,000 को लेकर पकड़ा है। और अगली खबर आपको पूर्णिया से बता दें, यहाँ पर प्रेमिका प्रेम प्रसंग में अपने शादी से एक दिन पहले ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसके बाद परिजनों ने प्रेमिका यानी कि अपनी बेटी का डमी स्वरूप बनाया और उसका अंतिम संस्कार किया गया। घर वालों ने हिंदू रीति रिवाज के साथ लड़की की डमी बनाकर अर्थी निकाली, फिर उसका दाह संस्कार कर दिया। घर वालों में आक्रोश इतना कि बहन का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया।
टीका पट्टी की स्वीटी की शादी 12 जून को होने वाली थी। हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी। घर में उत्सव का माहौल था। भागलपुर से बारात आने वाली ही थी, लेकिन स्वीटी 11 जून को ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। लड़की के भाई ने बताया है कि शादी से पहले उसकी बहन ने शादी के लिए हामी भरी थी। उसके बाद ही शादी की बात को आगे बढ़ाया गया था, लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले लड़के के साथ फरार हो गई है, जिसके बाद परिजनों ने लड़की का डमी स्वरूप बनाया और फिर अंतिम संस्कार किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पूर्णिया की ये तस्वीर, जिसमें परिजनों की तरफ से स्वीटी की डमी स्वरूप पहले बनाई गई, उसके बाद उसकी अर्थी निकाली गई। हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार ये किया जा रहा है। अंतिम संस्कार की वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए एक एक विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। मेरी सिस्टर थी, उसकी कर रहे हैं। तो क्या हुआ था इसके साथ? ये शादी से एक दिन पहले भाग गई थी। कोई मतलब कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता ना कोई रिश्ता नाम का चीज नहीं रहेगा। कब भागी थी ये 11 तारीख को भागी थी। 11 तारीख को। शादी कब थी? शादी 12 तारीख को था। 12 तारीख को। जी। वहीं राहुल गांधी के जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी गईं। बिहार के भी कांग्रेस नेताओं ने उन्हें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी, लेकिन बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का ट्वीट चर्चा का विषय बना हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई तो दी, लेकिन अपने ट्वीट में जो लिखा है उस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। अखिलेश सिंह ने अपने ट्वीट में राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री बताया और लंबी उम्र की कामना की है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष को सहयोगी जेडीयू आरजेडी का भी साथ नहीं मिल रहा है। इसी बहाने बीजेपी ने महागठबंधन की एकजुटता पर तंज कसा है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व को, जैसे अन्य पार्टियां भी अपने शीर्ष नेतृत्व को शीर्ष पे ही देखना चाहती हैं, वो उनकी पहली पसंद होते हैं, तो वो अपने इजहार का बयान तो करेंगे ही और कर भी रहे थे। लेकिन बात यह है कि जब 23 तारीख को हम लोग मिलेंगे और अभी उसका भी समय नहीं है, लेकिन पार्टियों को ये हक है और हमारी पार्टी को तो पूरा हक है, क्योंकि यह एक नेशनल पार्टी है, कि वो अपने शीर्ष नेतृत्व को शीर्ष जगह पे देखना चाहे। तो ये बहुत ही नेचुरल सा इजहार है। आगामी जो चुनाव 2024 का है उसमें मिल करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि विपक्ष के वोटों का बंटवारा नहीं हो। इसमें कौन प्रधानमंत्री बनेगा यह महत्वपूर्ण नहीं है, उस दिशा में तो अभी प्रयास ही हो रही है। 23 जून को बैठक है, उस बैठक में कुछ शेप उभर के सामने आएगा। उसके बाद भी आगे आने वाला समय में अभी तो समय है, देखते रहिए क्या क्या होता है। किसी एक नेता के कहने से इसको जिद नहीं माना जाए कि वो जिद पे अड़े हुए हैं। हम लोग पहले से ये बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने कई बार ये बात कह दी है कि देश में विपक्षी एकजुटता, एकता कांग्रेस के बगैर मुमकिन नहीं है, और कांग्रेस पार्टी एक की प्लेयर की हैसियत रखती है इस विपक्षी एकता में। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, यानी इसके लिए यानी ये कहा जाए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि किसी की लीडरशिप में आप काम करें। तो सब पार्टियां आजाद हैं काम करने के लिए, सबके लीडर कैपेबल हैं, सब लोग कैपेबल हैं कि प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी जी भी कैपेबल हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार घोषित कर दिया, और दूसरी तरफ तीसरे मोर्चे की बैठक हो रही, उसकी कवायद हो रही है। जब एक तरफ कांग्रेस ने तय कर दिया, तो फिर तीसरे मोर्चे का इस प्रकार का बैठक करना यह क्या संकेत देता है? तो या तो तीसरा मोर्चा यह मान ले कि राहुल गांधी उन लोगों के नेता हैं, या फिर अगर इनके नेता अलग हैं तो राहुल गांधी का नाम घोषणा करके कांग्रेस ने तीसरे मोर्चे की हवा निकाल दी।
और बिहार में 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होनी है, लेकिन इस बैठक से पहले ही बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्म है। बीजेपी की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी ने तो नीतीश कुमार को चुनौती दे दी है कि बैठक तो करने जा ही रहे हैं, लेकिन कौन होगा विरोधी दल का चेहरा, पीएम फेस का चेहरा, इसके बारे में सबको जानकारी दें। नीतीश कुमार कमजोर होते जा रहे हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए, फिर आरसीपी सिंह अलग हो गए, फिर जीतनराम मांझी अलग हो गए, और पहले से ही उनके पास केवल 44 विधायक हैं। तो उनको देश की राजनीति में कौन पूछेगा या उनका क्या महत्व रह गया। ये आपके केवल 44 विधायकों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी कभी बीजेपी के कंधे पर चढ़कर, कभी राजद के कंधे पर चढ़कर। आपसे ज्यादा ताकतवर तो ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है। इसलिए दिन पर दिन कमजोर होते जा रहे हैं। और देखिए, जनता दल का कोई भविष्य नहीं। आज न कल इस पार्टी का विलय तय है राष्ट्रीय जनता दल में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 9 साल पूरा हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी की तरफ से 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत बीजेपी के नेता घर घर जा रहे हैं और लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि बीते 9 साल में पीएम मोदी की तरफ से कौन कौन से जन कल्याणकारी कार्य किए गए हैं, जिनसे उन्हें लाभ मिला है। इसी पर जेडीयू की तरफ से तंज कसा गया है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण जैसे नारे के आधार पर अपने अपने स्वयं के मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता सहित तमाम नेता मतदान केंद्र पर जा रहे हैं। और उपलब्धियों का आपने जो दस्तावेज दिया है, हम भाजपा से यह जानना चाहते हैं कि अब तक 2022 तक आपने 7,22,311 जो पार्लियामेंट में आपने कबूला है, इतने लोगों को नौकरी दिया। इसमें बिहार के किस किस मतदान केंद्र पर किसको नौकरी मिली, जरा यह भी जानकारी दीजिएगा। यह भी जानकारी दीजिए कि जनधन खाता में किसकी कितनी राशि हस्तांतरित की गई। साथ ही साथ यह भी, राजनीति भी शर्मसार हो जाएगा। वहीं महागठबंधन से अलग होने के बाद जीतनराम मांझी के एनडीए में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही कई सारी चर्चाएं भी हो रही हैं, जिसको लेकर जीतनराम मांझी भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और दिल्ली में जब उनसे सवाल किया गया कि आप एनडीए में जा सकते हैं, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि आप लोग तो पहले से ही बीजेपी में ला दिए हैं। अमित शाह समेत दूसरे बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर उन्होंने कहा कि अभी कई लोगों से मुलाकात होनी बाकी है। से बात नहीं किया जाता है, अभी अपने एक जगह पर जा रहे हैं, शाम में बातें होंगी। तो बीजेपी के साथ आने की संभावना सर, बीजेपी के साथ बीजेपी नेताओं से मुलाकात होगी आपकी? आप लोग तो पहले ही बीजेपी में हमको ले ही आए हैं। बीजेपी नेताओं से मुलाकात होगी सर अमित शाह से? अब बहुत लोगों से मुलाकात करने के लिए आए। वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा रद्द हो गया है। दरअसल पहले एक खबर मिल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के साथ तमिलनाडु जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात सीएम स्टालिन से होगी, लेकिन अंतिम समय में मुख्यमंत्री ने अपना तमिलनाडु जाना कैंसिल कर दिया है। दरअसल कल से ही खबर थी कि मुख्यमंत्री को तमिलनाडु जाना है और सीएम स्टालिन को 23 तारीख की होने वाली बैठक के लिए निमंत्रण देना है, और आज अचानक मुख्यमंत्री का दौरा कैंसिल हो जाता है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम ने करीब आधे घंटे तक इंतजार किया और अंत में संजय झा के साथ रवाना हुए। संवाददाता धर्मेंद्र की इस रिपोर्ट को देखिए। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तमिलनाडु दौरा रद्द हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु नहीं जाएंगे। हालांकि इसकी चर्चा काफी थी कि स्टालिन को निमंत्रण देने के लिए उन्हें जाना था, लेकिन अंतिम समय में उनका दौरा कैंसिल हो गया। तेजस्वी और संजय झा तमिलनाडु गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमिलनाडु नहीं गए हैं, उनका दौरा कैंसिल हो गया। हालांकि आज सुबह से ही कयास लगाए जा रहे थे और कल से ही खबर थी कि मुख्यमंत्री तमिलनाडु जाएंगे, स्टालिन को निमंत्रण देंगे, क्योंकि 23 तारीख को जो विपक्षी एकता की बैठक है उसके लिए कहीं ना कहीं तमाम लोगों को आने की जरूरत है। और इसी कोशिश में मुख्यमंत्री लगातार लगे हुए हैं कि बीजेपी मुक्त जो अभियान शुरू होगा 23 तारीख के, उसके लिए सभी दलों की सहमति जरूरी है। लेकिन कहा जाए कि अचानक उनका दौरा कैंसिल होता है और तेजस्वी करीब आधे घंटे तक एयरपोर्ट पर इंतजार करते हैं। संजय झा भी मौजूद थे, लेकिन अंतिम समय में नीतीश कुमार का दौरा कैंसिल हो गया। और कहीं ना कहीं ये बातें कहने के लिए काफी है कि दौरा क्यों कैंसिल हुआ है।
लेकिन ताजी खबर ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तमिलनाडु नहीं जा रहे हैं। उनके बदले तेजस्वी और संजय झा तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुके हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। वहीं बीजेपी से गठबंधन के सवाल पर हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन ने कहा है कि बहुत जल्दी यानी 2-4 दिनों में स्थिति हम स्पष्ट कर देंगे कि पार्टी किस ओर आगे बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए जो सही होगा उसी दिशा में अगला फैसला लिया जाएगा। थर्ड फ्रंट की बात भी उन्होंने कही है कि जैसा कि आप सबको मीडिया के माध्यम से पता ही चला होगा, हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक किए थे और पार्टी के जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं उन सब की राय थी और सबके विभिन्न राय आए हैं। सब बिंदुओं पर हमने चर्चा की, लेकिन अंत में यही हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया जाता है। तो मैं अधिकृत हो गया हूं पार्टी की तरफ से और आदरणीय संरक्षक महोदय की तरफ से। हम लोग सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उस पर विचार करने के बाद 2-4 दिनों में हम लोग ये स्थिति स्पष्ट कर देंगे कि हम लोग को किस तरफ रहना चाहिए और क्या हमारी रणनीति है। और इसी बीच रुक करेंगे बड़ी खबर की। भागलपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, भागलपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहरलाल चिकित्सा अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली है, जिसमें अस्पताल कैंपस में पिछले 4 दिन से एक लाश पड़ी है, लेकिन ना तो शव को मॉर्चरी हाउस में रखा जा रहा है, ना ही पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। अस्पताल के मुख्य गेट के बगल में स्ट्रेचर पर यह शव पड़ा हुआ है। पक्षी लाश को नोच नोच कर खा रहे हैं। दुर्गंध इतनी है कि लोग नाक पर कपड़ा लगाकर ही अस्पताल पहुंचने की हिम्मत जुटा पाते हैं। मौके से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। अभी हम खड़े हैं भागलपुर के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शव पड़ा हुआ है। गंगा में डूबने से इसकी 4 दिन पहले मौत हुई थी और हालात क्या है देख लीजिए। चिड़िया और चुनमुन जो हैं लाश को कहीं न कहीं नोच खसोट रहे हैं और 4 दिन से सब यहीं पर पड़ा हुआ है और कोई इसे देखने वाला नहीं है। इसी रास्ते से जो है पेशेंट आते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट आते हैं। लोग जो है यहाँ पर कपड़े से नाक को बंद करके जो है वो खड़े हैं और काफी परेशानी है, लेकिन कहीं से भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कितना परेशानी हो रहा है? जी बहुत परेशानी है। हम अपने माताजी को लेकर के 16 तारीख को यहाँ भर्ती हुआ हूँ। उससे पहले से यहाँ लाश रखा हुआ है और कोई देखने वाला नहीं है। मतलब हॉस्पिटल से बाहर निकलने में गेट के पास इतना दुर्गंध है कि लोग यहाँ इलाज क्या कराएगा, उससे ज्यादा बीमार होके जाएगा। आप देख सकते हैं क्या हालात है। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कितना परेशानी है यहाँ पर? बहुत ज्यादा। क्या है यहाँ 16 तारीख से लेके दुर्गंध कितना है? बहुत ज्यादा। कोई देख रहा है? कोई नहीं देख रहा है। यहाँ पर गार्ड भी हैं, हम उनसे बात करें। कितना परेशानी हो रहा है ड्यूटी करने में? अरे जो भी है सब ठीक है सर। 4 दिन से पड़ा हुआ है। 3 दिन खबर किए हैं? खबर तो कर दिए सर, यहाँ भी नहीं। किनको किए हैं? ठाकुर जी को थाना वाला से पूछे। थाना वाला किए हैं खबर? हाँ। अस्पताल को हटाना चाहिए था। थाने वाला की तरफ से है ये। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार यादव। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गार्ड भी हैं, उनको भी परेशानी है। मोर्चरी में जो है सबको रखा जाना चाहिए था, लेकिन आज तक जो है ये कार्रवाई नहीं हो पाई। समझा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। वहीं इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। न्यूज 18 भी सवाल पूछता है कि इसका जिम्मेवार कौन है। सवाल ये भी कि मोर्चरी हाउस में लाश को क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि ये लाश करीब 3 से 4 दिन से यहीं पर पड़ी हुई है। क्या प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं है? सवाल ये भी उठता है कि पोस्टमार्टम के लिए क्यों नहीं भेजा गया शव को। शिकायत के बाद भी कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की गई, क्योंकि वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं वो भी इनसे मांग कर रहे हैं कि यहाँ जल्द से जल्द लाश को हटाया जाए ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। वहीं गेट पर लाश है, किसी को मालूम नहीं है।
बिहार में विश्वविद्यालय में इसी साल से नई शिक्षा नीति को लागू करना था, लेकिन इस नई शिक्षा नीति को लेकर के बिहार सरकार और राजभवन के बीच ठन गई है। जहां एक तरफ बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी बिहार सक्षम नहीं है नई शिक्षा नीति लागू करने में, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नई शिक्षा नीति को बिहार के हित में बताया है और कहा है कि डॉक्टर चंद्रशेखर ने नया पाठ्यक्रम लागू करने में कठिनाई बताई है, लेकिन हालात ऐसे बन गए हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन असमंजस की स्थिति में है। शिक्षा मंत्री ने सवाल उठाया है कि विश्वविद्यालय में 3 साल का स्नातक कोर्स 6 साल में हो रहा है, तो 4 साल के स्नातक कोर्स 7 साल में होंगे। अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विद्यालय प्रशासन की स्थिति बहुत विचित्र हो जाती है ऐसी स्थिति में, और चांसलर का क्षेत्राधिकार विश्वविद्यालय पे बनता है, पैसा सरकार देती है, तो दोनों का अधिकार बराबर हो जाता है। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय के हित में यह आवश्यक है कि राज्य सरकार और ये राज्यपाल सचिवालय दोनों आपस में समन्वय करके काम करें। देखिए, बिहार सरकार की मन स्थिति है ही नहीं कि शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो। लगातार जिस प्रकार से एजुकेशन को मजाक उड़ाया गया इस बिहार के अंदर में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जब जब इस विषय को लेकर के, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो सिस्टम में रहने वाले शिक्षक हो, तो सभी लोगों ने इस विषय को उठाया, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं करना, ये एक नियति बन गई है यहाँ के शिक्षा मंत्री की। देखिए, इसको लेकर के उच्च स्तरीय सरकार के लेवल पर इस पर बात होगी और महामहिम राज्यपाल महोदय से भी सरकार ने, जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे लोग इस सारे चीज़ों को क्या कठिनाई होगी, इसको किस तरह से व्यवहारिक रूप में धरातल पर उतारने में क्या समस्या होगी, इसके बाद इस पर जो भी निर्णय होगा फैसला अंतिम रूप से हो जाएगा। नई शिक्षा नीति को लेकर कुलाधिपति और राज्य सरकार में ठन गई है। एक तरफ जहां कुलाधिपति नई शिक्षा नीति को जल्द से जल्द लागू करवाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर कई व्यवहारिक कठिनाइयां जताई हैं। अब इन दोनों के आपस में ठनने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। शिक्षाविद भी मानते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन को मौजूदा हालात में यह सूझ नहीं रहा है कि वह आखिरकार किसकी बात माने। एक तरफ कुलाधिपति हैं तो दूसरी तरफ राज्य सरकार। हालांकि शिक्षाविदों का कहना है कि अगर इस समस्या का समाधान खोजा जाए और कुलाधिपति के स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर बैठकर इस मामले का समाधान खोजा जाए तो निश्चित तौर पर इसका निराकरण भी हो सकता है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और गया के पटवा टोली के बच्चों ने एक बार फिर से जेईई एडवांस में परचम लहराया है, एक बार फिर से सफलता पाई है, जिससे खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें, पटवा टोली के 44 बच्चों ने जेईई एडवांस में बाजी मारी है। बच्चों के साथ साथ माता पिता में भी काफी खुशी है। आपको बता दें कि पटवा टोली में एक वृक्ष संस्था है जो बच्चों को निःशुल्क IIT की तैयारी करवाता है। यहाँ के 11 छात्र छात्राओं ने जेईई एडवांस में सफलता प्राप्त की है। मेरा एडवांस का रिजल्ट आया है और एडवांस के रिजल्ट में मैंने ओबीसी से 6729 रैंक पाया है। मेरी बच्ची का सही रिजल्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट मैंने पाया, मैं बहुत खुश हूँ। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा ब्रिज और ब्रिज के सभी सदस्यों के आभार प्रकट करता हूँ। यहाँ तो पहले एक द्वारा सभी सुविधाएं प्राप्त कराई जाती है। यहाँ पे एरियन एजुकेशन दिया जाता है और यहाँ पे फैकल्टी बहुत अच्छा है एवं सीनियर जूनियर को बहुत अच्छे से मदद करते हैं, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होता एवं भैया भी हमेशा हर एक प्रकार से सपोर्ट करते हैं। पटवा टोली का विकास इससे और ज्यादा, एक तो मैं मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था, आज इंजीनियरिंग हब के रूप में पटवा टोली को जानने लगे हैं लोग। बच्चों का मेहनत है और टीचर्स जो उनके साथ में है उनका मेहनत है और सबका साथ है, और जितना हम लोग को बन पाया उतना हम लोगों ने सपोर्ट किया, जिससे बच्चों लोग को भी जो मोटिवेशन चाहिए, जहाँ जहाँ पे उनको कमी लग रहा था वहाँ पे टीचर्स लोग ने मदद किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए